हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक में अंतर। या तो क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाए, आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक में तुलना, तो भी आपको यही चीज लिखना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर हम देखेंगे बच्चों कि जो विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक होता है वो किस प्रकार से बनता है। आयनिक यौगिक में जो रचक इकाई घटक होते हैं वो आयन होते हैं। जैसे NaCl में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, लेकिन यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे सोडियम बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताता है कि हम अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं आपको, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं आपको, फिर हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। सिंपल है, हमारे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 1 एक्स्ट्रा है बाह्यतम कोश में, जैसे कुल मिलाकर के 2 8 1। जब 1 त्याग देंगे तो हमारे बाह्यतम कोश में 8 है, फिर हमको इस इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमें इस इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। और क्लोरीन कहता है हमें तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से भी मतलब है और अपने इलेक्ट्रॉन से भी मतलब है। ये चीज़ कहता है आयनिक यौगिक का आयनिक बंध। लेकिन जब हम सहसंयोजी बंध पढ़ते हैं तो भाई साहब कहते हैं यदि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हम अपने इलेक्ट्रॉन से भी मतलब रखेंगे और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से भी मतलब रखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर हम बात करें, नाइट्रोजन है, इसके साथ 3H जुड़ता है, इसके साथ 3H, तो ये बनाता है अमोनिया। ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके साझा बनाते हैं सभी के सभी। तो हाइड्रोजन कहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है और तेरा इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर के हमारे बाह्यतम कोश में 2 होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो बाह्यतम कोश में 2 से अधिक हो नहीं सकते। ऐसे इसमें बात आती है बच्चों, इस हाइड्रोजन की बात, इस हाइड्रोजन की बात। और नाइट्रोजन भी कहता है कि भाई हमारे पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 से बंध बना लिया। तो कहता है तुम्हारे सभी इलेक्ट्रॉन को यदि हम मिलाएंगे तभी हमारे पास अष्टक नियम का पालन होगा। तो आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में ये होता है कि अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए यदि किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो भैया अपना इलेक्ट्रॉन भी हम कह रहे हैं हमारा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो फिर हमारे कोई किसी का काम का नहीं है, तुम्हारा अष्टक पूर्ण हो जाए, बस ऐसा चीज है। चलिए पहला डिफरेंस देखिए, ये प्रायः धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। मतलब धातु अधातु होंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये प्रायः अधातु या धातुओं के उन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होता है। मतलब जो हमारा आयनिक यौगिक होता है इनमें परमाणुओं के बीच जो विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर पाया जाता है, लेकिन सहसंयोजी यौगिक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही बंध बनते हैं, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत कम पाया जाता है। उपसहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, अपना ही इलेक्ट्रॉन देता है, अपना ही इलेक्ट्रॉन देता है और बंध बनाता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं है हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे करके बंध का निर्माण कर लेते हैं। अब जैसे एक आध एग्जाम्पल बताओ सर, तो एग्जाम्पल के रूप में SO2 ले लेते हैं। सल्फर है, मान लीजिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके बाह्यतम। ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और ये 6, इसके भी पास 2 तो ये बंध बना लिया। अब देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब सल्फर के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी ऑक्सीजन है तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कहता है सल्फर की एक हमारे पास, मतलब देखो सल्फर के पास कितना 6 है, तो 2 2 4, तो कहता है एक हमसे ले लो फिर तुमसे बंध बना ली। अब देखो इसके पास 6 थे, 1 7 और 1 8 हो गया। सल्फर का 2 2 4, 4 2 6 और 6 2 8 हो गया। इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। मतलब अपना ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और फिर बंध बनाने के लिए कोशिश करता है। अपने ही इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही परमाणु का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है। जो उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, उस बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु का होता है। सिंपल है, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाते हैं वो एक ही परमाणु का होना चाहिए। लेकिन विद्युत संयोजी यौगिक में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। सहसंयोजी यौगिक में बच्चों इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उपसहसंयोजी यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्म होता है, वो एक ही परमाणु का होता है। दूसरा नंबर आपको देखना है विलेयता। विलेयता भाई वो ज्यादा विलेय होगा जल के साथ जिन पर हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता अधिक होगी।
ठीक है। तो हमारे पास वैसे भी जो विद्युत संयोजी यौगिक हैं ये जब टूटते हैं तो आयन के रूप में होते हैं, और आयन जो है जल के साथ अत्यधिक विलेय होता है बच्चों। इसलिए हम विद्युत संयोजी यौगिक की बात करें तो ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है। अब यदि हम सहसंयोजी यौगिक की बात करें तो ये जल में अविलेय होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। और उप सहसंयोजी यौगिक की बात करें ये प्रायः जल में कम विलेय होते हैं और कार्बनिक विलायक में पूर्णतः विलेय होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में विलेय होते हैं। ठीक है। गलनांक की बात करें तो जो हमारा विद्युत संयोजी यौगिक होता है इनका जो बंध है बहुत ही प्रबल है, आयन से मिलकर बने होते हैं, आयनिक बंध बनता है नहीं, आयनों के बीच बंध बनता है, कूलाम्ब आकर्षण बल लगता है बच्चों। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं तो इनमें जो बंध है बहुत प्रबल होता है, इस कारण से गलनांक क्वथनांक उच्च होगा। जिनमें बंध जब ज़्यादा प्रबल होगा गलनांक क्वथनांक उतना ही उच्च होगा। सहसंयोजी बंध में दुर्बल वान डेर वाल्स बल लगता है, इसलिए इसमें गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। लेकिन ये बेचारा बीच का ठहरा, तो इसमें भाई साहब दोनों के मध्य का गलनांक क्वथनांक होता है। आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक या सहसंयोजी यौगिक दोनों के मध्य का भाग होता है उप सहसंयोजी यौगिक का गलनांक और क्वथनांक। ठीक, चलिए तो देखो फटाफट विलेयता भी देख लो, है ना, और गलनांक क्वथनांक भी हमने आपको समझा ही दिया। विद्युत चालकता, चालकता वही होगा जो आयन के रूप में होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सके। तो हमने पहले ही बताया कि आयनिक यौगिक में जो रचक इकाई घटक है आयन है, आयन से मिलकर बना होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में मैंने बात की Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जब ये टूटता है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और आयन बनता है, आयन में से धारा प्रवाह हो सकता है। इसी कारण से जो आयनिक यौगिक है ये विद्युत धारा के जलीय विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम बात कर लें उप सहसंयोजी या सहसंयोजी यौगिक की बात करें, उप सहसंयोजी यौगिक दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें आयन नहीं पाया जाता। अगला नंबर है बच्चों स्थान समव्यपता। तो हमारे जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं इनमें स्थान समव्यपता नहीं पाया जाता, और जबकि जो हमारे पास सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनमें स्थान समव्यपता पाई जाती है और उप सहसंयोजी यौगिक में भी स्थान समव्यपता पाई जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया डिफरेंस, इसे तैयार कर लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड 11th क्लास के एनुअल एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम तो भाई 12th और 10th में होता है ना, तो 12th का मैं ऑलरेडी ज़्यादा वीडियो बनाता रहता हूँ, इस कारण से बोर्ड एग्जाम बार बार आता रहता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बेहतर रूप से आपको कंटेंट दे रहा हूं ताकि आप लोग इसे लिख सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें, और यदि एग्जाम में आ जाए तो इसे आप अच्छे तरीके से कॉपी कर सकें। ओके बच्चों, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।